हेलो बच्चों, मैं अमिताभ सर आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल क्यू एडुकेयर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिटेल में समझेंगे। इस चैप्टर के लेक्चर 1 के वीडियो में हमने हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन तक के टॉपिक को अच्छे से कवर किया है। अगर आपने लेक्चर 1 के वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख ले। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सके। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से 5 रिएक्शंस पढ़ने हैं। पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? द रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट रिएक्शन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करे, उस रिएक्शंस को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए इसको और एग्जाम्पल से बेहतर ढंग से समझते हैं। तो देखिए हमारा कार्बन और ऑक्सीजन ये 2 रिएक्टेंट है। इस दोनों रिएक्टेंट का जब रिएक्शन होता है तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 2 रिएक्टेंट्स का रिएक्शन होने के बाद एक प्रोडक्ट CO2 फॉर्म हो रहा है। इस वजह से ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन होता है तो वाटर फॉर्म करता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि 2 रिएक्टेंट है, एक हमारा हाइड्रोजन गैस है और दूसरा हमारा ऑक्सीजन गैस है। इस दोनों रिएक्टेंट के रिएक्शन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट वाटर फॉर्म कर रहा है। इस वजह से इसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहेंगे। इसमें हम 2 और रिएक्शंस को समझ लेते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट एलोंग विद द प्रोडक्ट। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ क्या हो, हीट का एवोल्यूशन हो, वैसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से और बेहतर से समझते हैं। जब हम लोग मीथेन गैस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर फॉर्म करता है और यहाँ से हीट इवॉल्व होता है। इस वजह से इसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दूसरा एक उदाहरण बताते हैं, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब हम लोग खाना खाते हैं तो भोजन जो है हमारा वह सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करने के बाद वह ग्लूकोज के रूप में फॉर्म करता है और वह ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो देखिए जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी यहाँ पर फॉर्म करेगा। इस वजह से इसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दूसरा हमारा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? तो द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड कूल्स द सराउंडिंग। इस रिएक्शन में हीट का एब्जॉर्प्शन होता है और इस वजह से ये सराउंडिंग्स को कूल कर देता है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो बेरियम क्लोराइड अमोनिया और वाटर फॉर्म करता है और इस रिएक्शन में क्या होता है, तो आसपास के जो सराउंडिंग्स यानी आसपास के जो हमारा एरिया होता है वह ठंडा हो जाता है, जिस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर हीट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। इस वजह से इसे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दूसरा हमारा पढ़ना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? तो इन दिस रिएक्शन ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। एक सिंगल रिएक्टेंट जो है
वह दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में स्प्लिट कर जाता है तो वही हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। देखिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आयरन सल्फेट FeSO4, ये हमारा Fe क्या हो गया, आयरन SO4 सल्फेट है। तो आयरन सल्फेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, इसे हम लोग फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आयरन सल्फेट एक सिंगल रिएक्टेंट है और यहाँ पर हमारे 3 प्रोडक्ट फॉर्म किए, तो इस वजह से ये हमारा कैसा रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, क्योंकि एक रिएक्टेंट जो है वह 3 प्रोडक्ट में स्प्लिट हो रहा है। इस वजह से इसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के 3 टाइप होते हैं। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जब हीट की वजह से आपका डिकम्पोजिशन होता है तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यहाँ वर्ड से ही क्लियर है, इलेक्ट्रो यानी इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तीसरा है हमारा फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस मतलब लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होना, तो उसे हम लोग फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन कहते हैं। चलिए इसे हम लोग डिटेल में एक एक कर समझते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके द्वारा हो, हीटिंग के द्वारा हो, तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम लोग लाइमस्टोन भी कहते हैं। अब इस लाइमस्टोन को जब हम लोग गर्म करेंगे तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट हमारा 2 प्रोडक्ट में स्प्लिट हो रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन हो रहा है। लेकिन डिकम्पोजिशन किसके कारण हो रहा है, हीट के कारण हो रहा है। इस वजह से इसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। एक दूसरा हमारा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। When a decomposition reaction is carried out by passing electricity, जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के कारण हमारा कंपाउंड जो है वह स्प्लिट कर जाता है 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में, तो वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। तो जब हम लोग वाटर से H2O मतलब वाटर, जब हम लोग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो यह स्प्लिट कर जाएगा हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस में। तो यहाँ वाटर एक सिंगल रिएक्टेंट है, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट हमारा फॉर्म कर रहा है, किसकी वजह से, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से। इस वजह से इसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। तीसरा है हमारा फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट एनर्जी, जब लाइट एनर्जी यानी कि सूर्य के रोशनी के कारण, ठीक है, सूर्य के रोशनी के प्रकाश में जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, Ag सिंबल है आपका सिल्वर का और क्लोरीन का होता है Cl, तो जब सिल्वर क्लोराइड को हम सूर्य की रोशनी के प्रकाश में रखेंगे तो यह स्प्लिट कर जाएगा सिल्वर और क्लोरीन गैस के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट आपका 2 प्रोडक्ट में स्प्लिट कर रहा है, तो इसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। और किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, इस वजह से इसे हम लोग फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन कहेंगे। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, ये Ag सिल्वर का है सिंबल और ये Br ब्रोमाइड है। तो सिल्वर ब्रोमाइड के जब हम लोग सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो यह Ag यानी कि सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस के फॉर्म में यह स्प्लिट कर जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि एक सिंगल रिएक्टेंट हमारा 2 प्रोडक्ट में स्प्लिट हो रहा है, इस वजह से इसे हम लोग डिकम्पोजिशन कहेंगे। और किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, इस वजह से ये हमारा फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन कहलाएगा। और यह जो दोनों आपने एग्जाम्पल देखा है, यह दोनों रिएक्शंस का यूज ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। अब हमारा तीसरा
रिएक्शंस है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेज अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, इस वजह से इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ आप समझ सकते हैं कि ए हमारा एक रिएक्टेंट है और बी सी एक दूसरा रिएक्टेंट है। जब इसका रिएक्शन होगा तो ये बी को डिस्प्लेस करके ए जो है सी के साथ आ जाएगा। तो यही यहाँ पे क्या हो रहा है, ए हमारा होगा मोर रिएक्टिव, तो वो क्या करेगा, बी लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा और इस वजह से आपका यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। जब आयरन को हम कॉपर सल्फेट CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आयरन को हम लोग डालेंगे, यानी कि जब आयरन का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रिएक्शन होगा तो यह कॉपर को क्या करेगा, आयरन डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया और यह हमारा बन गया सॉल्यूशन आयरन सल्फेट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आयरन जो है वह कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, इस वजह से इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जब जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो यह कॉपर क्या हो जाता है, हमारा डिस्प्लेस हो जाता है। ये जिंक जो है वह सल्फेट के साथ कंबाइन कर जाता है और यह जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। तो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, इस वजह से इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें हमारा दो रिएक्टेंट है, एक AB एक CD। अब इस दोनों रिएक्टेंट का जब रिएक्शन होता है तो A जो है वह D के साथ कंबाइन कर जाता है और C जो है वह B के साथ कंबाइन कर जाता है। इस वजह से यहाँ पे दो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए इसके एग्जाम्पल से और इसे हम अच्छे से समझते हैं। तो ये हमारा सोडियम सल्फेट, Na सोडियम का फार्मूला होता है, तो सोडियम सल्फेट को जब हम लोग बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जानिए डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। तो यह बेरियम का जो 2+ आयन होता है यह सल्फेट के 2- आयन के साथ क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। ये दोनों एक दूसरे को पूरक होगा, इस वजह से बेरियम सल्फेट के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो यह बन जाएगा बेरियम सल्फेट और सोडियम जो है वो आपका क्लोरीन के साथ चला जाएगा, तो यह बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पर क्या हो गया, ये A जो है वह किसके साथ चला गया, D के साथ चला गया, क्लोरीन के साथ, और ये C जो है वह चला गया आपके B के साथ, सल्फेट के साथ। इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इस रिएक्शन को हम लोग इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको जानना चाहिए कि BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट हमारा प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। तो आप लोग पूछना चाहेंगे कि प्रिसिपिटेट क्या होता है। तो देखिए, प्रिसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि एक लिक्विड सॉल्यूशन में फॉर्म करता है। इट इज़ एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस डैट फॉर्म फ्रॉम ए लिक्विड सॉल्यूशन, उसे हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट हमारा वाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि प्रिसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है। तो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रिसिपिटेट, वैसा कोई भी रिएक्शन जो प्रिसिपिटेट फॉर्म करे उसे हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। लीड नाइट्रेट का जब हम लोग पोटासियम आयोडेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा लीड आयोडाइड प्लस पोटासियम नाइट्रेट
फॉर्म करता है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं लेड आयोडाइड, यह आपका प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। किस टाइप का? तो येलो प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। इस वजह से इस रिएक्शन को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, उसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। फिफ्थ रिएक्शन है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, जब किसी सब्सटेंस में क्या हो? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, या द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, या हाइड्रोजन रिमूव्स हो, तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन का अपोजिट हमारा रिडक्शन होता है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस, रिडक्शन में क्या होता है? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, या ऑक्सीजन का क्या हो? रिमूवल हो किसी सब्सटेंस से, तो उसे हम लोग रिडक्शन कहते हैं। देखिए इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। इस वजह से हमने कहा कि ऑक्सीडेशन से अपोजिट होता है रिडक्शन। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो यहाँ देखिए कॉपर के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा तो सल्फर प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है। तो यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इसे भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसे कहते हैं? द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, वह सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता हो ऑक्सीडेशन के लिए, और द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, या वह सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव करता है, उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, वह सब्सटेंस जो क्या करता है? देता है हाइड्रोजन किस लिए? तो रिडक्शन के लिए। या द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, या वह सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है, उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वाइल अदर गेट्स रिड्यूस, वह रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो, दोनों हो वर्क इसमें, तो उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखिए RED रिडक्शन, OX ऑक्सीडेशन, मतलब वो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो, उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जब कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है तो कॉपर प्लस वाटर फॉर्म करता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन है कॉपर के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन है कॉपर के साथ। जब इसका रिएक्शन हुआ हाइड्रोजन गैस के साथ तो क्या हो गया? यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। यहाँ से देख रहे हैं आप ऑक्सीजन का क्या हो गया? रिमूवल हो गया। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस में क्या हो गया? ऑक्सीजन कंबाइन कर गया, तो इसे हम लोग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो आप देख रहे हैं एक ही रिएक्शन में आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी रिडक्शन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस वजह से इसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड का जब कार्बन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म करेगा? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें है और जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ से रिमूवल ऑफ
ऑक्सीजन हो गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। और कार्बन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, इस वजह से इसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इसी रिएक्शन में अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आप कैसे बताइएगा। तो देखिए हम बताते हैं। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, तो ऑक्सीजन दे रहा है, किसको, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे रहा है। तो इस वजह से हम लोग कहेंगे क्या, कि कॉपर ऑक्साइड हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कॉपर ऑक्साइड आपका क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है, किसको, हाइड्रोजन को। तो ये हमारा कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और यह जो हाइड्रोजन है, यह क्या कर रहा है, रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन आपका रेस्पॉन्सिबल है, किस लिए, तो रिमूविंग ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव करने में ये हाइड्रोजन आपका रेस्पॉन्सिबल है। तो इस वजह से इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट्स में हमने लिखा है विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन या द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन। तो देखिए ये हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन को रिमूव्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस वजह से इसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया था जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इसके रिएक्शन होने पर जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म किया। तो यहाँ पर देखिए जिंक ऑक्साइड जो है हमारा, जिंक ऑक्साइड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, किसको, कार्बन को। तो इस वजह से ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, तो इस वजह से जिंक ऑक्साइड को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। जबकि कार्बन रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिमूविंग ऑक्सीजन, इस वजह से इसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे अगले टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या हम लोग इफेक्ट देखते हैं। तो एक इफेक्ट तो हम लोग देखते हैं कोरिजन ऑफ मेटल्स और दूसरा रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोरिजन क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और ए केमिकल ऑन देयर सरफेस। जब कोई मेटल जो है धीरे धीरे अपने अनडिजायरेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होने लगे, किसकी वजह से, तो एयर, मॉइस्चर और केमिकल की वजह से, उसे हम लोग कोरिजन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तो रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा कि हवा और नमी के संपर्क में आने से आयरन में जंग लगने लगता है, इसे हम लोग कोरिजन बोलते हैं। दूसरा है एग्जाम्पल हमारा ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर पर क्या होता है, ब्लैक कोटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो यह भी एक आपका कोरिजन का उदाहरण है। दूसरा है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, तो द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स and oils when exposed to air is known as rancidity. It leads to bad smell and bad taste of food. rancidity में क्या होता है, जब किसी फैट्स और ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाए, जब वह हवा के संपर्क में आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो वह क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वह भोजन हमारा खराब हो जाएगा, वह उस भोजन का टेस्ट खराब हो जाएगा, तो उसे हम लोग रेंसिडिटी बोलेंगे। अब रेंसिडिटी को किस तरह से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो उस पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। पहला है हमारा एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड। जब हम लोग फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स को मिला देते हैं तो इससे हमारा रेंसिडिटी प्रिवेंट होता है। दूसरा है हमारा स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। जब आप किसी ऐसे बर्तन में भोजन को रखिएगा जिसका ढक्कन क्या हो, पूरा टाइट हो, तो उसे हम लोग रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। तीसरा है फ्लशिंग आउट एयर विथ नाइट्रोजन। ये उदाहरण जो है आप लोग देखते होंगे साधारण तौर पे, जैसे कि कुरकुरे का पैकेट हो गया, चिप्स का पैकेट हो गया, इस सब में क्या होता है, ऑक्सीजन को फ्लश आउट कर दिया जाता है और उसके जगह पर नाइट्रोजन को फिल कर दिया जाता है, ताकि वहाँ पर ऑक्सीडेशन न हो और वो जल्दी ख़राब नहीं हो, लंबे समय तक वह
सही कंडीशन में रहे। इस वजह से हम लोग उसे ऑक्सीजन को रिमूव करके नाइट्रोजन उसमें भर देते हैं। इससे रैंसिडिटी से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका कीपिंग फूड इन ए रेफ्रिजरेटर। आप भोजन को रेफ्रिजरेटर में भी रखकर उसे रैंसिडिटी से बचाते हैं। तो इस तरह से हम लोग रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। इस तरह से आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की परेशानी हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर हमें बताएं कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। साथ ही हम चाहेंगे कि अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।